हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग बीपीएससी TRE 3.0 के लिए प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी बीच हम लोग आज उपस्थित हुए हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 10 को लेकर के। इससे पहले हम लोगों ने 9 प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस कर लिया है और यदि आप पहले के वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो पहले के प्रैक्टिस सेट को जरूर देखें। सभी प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्नों का संग्रह किया गया है सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आपको आसान प्रश्न तो आते ही हैं, लेकिन कुछ टफ प्रश्न, कुछ कठिन प्रश्न भी होते हैं जो कि सभी विद्यार्थियों से नहीं बन पाते हैं। साधारण प्रश्न को सभी लोग बनाते हैं, कठिन प्रश्न को जो स्टूडेंट बना लेते हैं 3-4 की संख्या में, उनका रिजल्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पर जितने भी प्रश्न मैं सेलेक्ट करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि रेयर प्रश्न हो, कठिन प्रश्न है। तो आइए इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ मैं यहाँ पर उपस्थित हो रहा हूँ जनरल स्टडीज के 40 प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है 31 नंबर से लेकर के 70 नंबर तक जनरल स्टडीज के प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में वहाँ भी रहेंगे और यहाँ भी मैं इसी क्रम में सेट करके रखता हूँ। तो यहाँ पर रूट अंडर सिक्स इस प्रकार से 4 बार जो है कुल मिला करके रूट अंडर 6 रखा गया है। यदि यहीं पर डैश डैश करके इस तरह से अनंत रहता, बहुत बार है, तो इसका उत्तर जो है सिर्फ 6 हो जाता, लेकिन यहाँ पर रूट 6 की संख्या सिर्फ 4 टाइम्स है, 4 बार है, इसलिए तो इसका सूत्र क्या होता है, तो जो भी रूट में रहेगा वो लिख देंगे, ठीक है, जो भी रूट में रहेगा उसको लिख देंगे। उसके बाद 2 टू द पावर n का मतलब होता है रूट जितना बार आएगा वो। यहाँ पर 4 है तो 2 पर पावर 4 और फिर -4 और -1 और बटे फिर 2 टू द पावर n। तो यहाँ पर n की संख्या कितनी है, 4 है, रूट की संख्या कितनी है, 4 है, तो फिर से लिख देंगे 2 पर पावर 4। ये जो कुछ भी मैंने यहाँ पर लिखा है ये सभी 6 पर पावर के रूप में है। तो 2 पर पावर 4 का मतलब होता है 16, 16 में 1 घटाएंगे 15, फिर बटे 2 पर पावर 4 है तो इसका मतलब 16, यानी 6 पर पावर 15 बटे 16 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। कहता है देव ने एक स्कूल प्रोजेक्ट को 20 दिनों में पूरा किया, ठीक है। उसके बाद यदि अरुण देव से 25% अधिक कुशल है तो अरुण को वही प्रोजेक्ट तैयार करने में कितने दिन लगेंगे। अब यहाँ पर देखिए अरुण और देव है, जिसमें अरुण देव से ज़्यादा कुशल है, ठीक है, तो ज़्यादा कुशल है तो इसको कैसे बनाएंगे, तो ये A फॉर अरुण है और D फॉर देव है, ये अधिक कुशल है, ठीक ना। यदि ये 4 है, देव जो है ये 4 यूनिट इसकी कार्य क्षमता है, इससे 25% ज़्यादा, 4 इसलिए लिखा क्योंकि 4 का 25% का मतलब होता है 4 को 4 भाग में बांटेंगे, उसका 1 भाग हो गया 25%, तो 25% जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5। अरुण जो है यदि यह 4 यूनिट कार्य क्षमता रखता है तो इसकी कार्य क्षमता हो जाएगी 5 यूनिट। ये यदि 20 दिन में काम करता है, 4 यूनिट वाला 20 दिन में काम करता है, ठीक है, तो इसमें 4 में 20 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 80। ये टोटल काम है, 80 यूनिट काम करना है, तो अरुण को 80 यूनिट काम करने में कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 16 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 16 पंचे 80। तो अरुण को काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 16 दिन में ये पूरा कर देगा, ठीक है। यदि आप नहीं समझ पाए होंगे तो मैं फिर से एक बार समझा दूं कि अरुण की जो कार्य क्षमता है वह देव की तुलना में 25% अधिक है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि देव की कार्य क्षमता 4 है तो अरुण की कितनी हो जाएगी, 25% बढ़ा के 5 हो गया, तो अरुण की कार्य क्षमता 5 हो गया। तो 4 यूनिट कार्य क्षमता वाले को 20 दिन लगता है, तो उससे अधिक कार्य क्षमता वाले को तो उससे कम दिन लगेगा, तो कितना लगेगा, तो 20 गुना 4 टोटल काम आपका निकल जाता है। मतलब इफिशियंसी गुना डे यदि आप करते हैं तो टोटल वर्क हो जाता है। तो टोटल वर्क हम आपके पास इफिशियंसी 4 यूनिट किया, 20 दिन में काम करते तो 80 हो गया। तो 5 इफिशियंसी वाले को 80 पूरा करने के लिए कितना से मल्टीपल करना होगा, 16 से, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 16। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 नंबर कहता है यदि प्याज का मूल्य 60 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 75 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए तो एक परिवार को प्याज की खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देनी है। 60 से बढ़कर कितना हो गया है, 75, तो कमी करना होगा यहीं 75 से 60 पर आना है, तो कितना कम करना पड़ेगा, 15 कम करना पड़ेगा। कहाँ से कम करना होगा, 75। तो इसको देखिए जैसे बोलेंगे वही आप ध्यान देंगे, 15 की कमी करनी होगी 75 में से, इसलिए 100 में कितना, तो 15 × 5 = 75 और 5 से कटाएंगे तो 5 गुना 20 100,
यानी 20% की कमी करनी पड़ेगी। खपत में कितना कमी करेंगे कि उसका व्यय जो है, उसका खर्चा जो है अपरिवर्तित रहे, पहले की तरह बना हुआ रहे, तो 20% की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 नंबर प्रश्न कहता है एक व्यक्ति को एक पेन 500 रुपये में बेचने पर उसके क्रय मूल्य का 1/4 लाभ होता है। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। जब भी क्रय मूल्य का 1/4 लाभ हो रहा है, ठीक है, तो 1/4 का मतलब होता है 25%। ठीक है, एक लाभ हो रहा है कुल 4 में से, इसलिए 100 में कितना, तो 25 चौके 100, 25% आपका यहाँ पर लाभ हो जाएगा। ठीक है, 1/4 का मतलब ये हो जाता है 25%। आइए चलते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 पर। एक निश्चित धनराशि 20 वर्षों में स्वयं का 6 गुना हो जाता है। साधारण ब्याज की समान दर पर यह कितने वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है। एक प्रश्न मैंने पीछे किसी सेट में ये रखा था और आप लोगों को बताया था इसका सूत्र। यदि वो सूत्र आप याद रखेंगे तो यह प्रश्न आज भी आपका बन जाता। मैं फिर से आज एक बार सूत्र आप लोगों को पहले बता देता हूँ, इसके बाद फिर। तो यहाँ पूछा कि कितने वर्षों में, एक बार दिया हुआ है 20 वर्षों में, तो 20 वर्षों में ये T1 हो गया, पहले जो दिया हुआ है T1 है, और जो ये पूछा ये क्या हुआ T2 हो गया। कितना गुना है N1, ये N1 गुना है, 6 गुना जो है इसको N1 बोलेंगे, और यहाँ 2 गुना हो जाता है, इसको N2 बोलेंगे। ठीक है, अब सूत्र जो है T1 T2 N1 N2 आप समझ गए। अब T2 आपको निकालने के लिए पूछा है, तो T2 बराबर कहेंगे N2 - 1 और बटे N1 - 1 और गुना T1। ये सूत्र आप यदि याद रखते हैं, ये सूत्र यदि आप याद रखते हैं तो आपका ये वाला प्रश्न जो है वह बनता रहेगा हमेशा। सूत्र था N2, तो N2 यहाँ पर कितना है 2 गुना, तो 2 - 1 N2 - 1 और N2 हो गया N1 - 1, N1 - 1 -6 - 1 और गुना T1 का मतलब हुआ 20। ये ही है आपका T2, ये निकालेंगे तो आपका क्या निकल जाए T2। तो 2 में 1 घटाएंगे तो 1 और 6 में घटाएंगे 1 तो 5, 5 से घटाएंगे इसको कितना बार में 5 चौके 20 और 4 गुना 1 तो 4, यानी कि 4 वर्ष लगेगा ऐसा होने में। कितना समय लगेगा 4 वर्ष। 35 का ए उत्तर यहाँ पर सही है 4 वर्ष। आप इस सूत्र को लिख लीजिए कॉपी पर और तरीका देख लीजिए कि किस प्रकार के प्रश्न में इसको लगाया जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। एक व्यक्ति के पास 25 पैसे 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं। कुल 220 सिक्के हैं और कुल राशि जो है वह 160 रुपया है। यहाँ रुपया छूट गया है लेकिन 160 रुपया है। जितने 25 पैसे के सिक्के हैं उसका 3 गुना 1 रुपये के सिक्के है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। यहाँ पर है आपका 25 पैसा और ये 50 पैसा और ये 1 रुपया। 25 पैसे के सिक्के की संख्या हम यदि x मान लेते हैं तो 1 रुपये के सिक्के की संख्या कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, और दोनों सिक्के को यदि जोड़ दूं तो हो जाएगा अपने पास 4x। अब कुल सिक्के कितने हैं 220 सिक्के, तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या हो जाएगा 220 - 4x। ठीक है, 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना हो गया 220 - 4x। और इन सभी का मूल्य, जैसे कि 25 पैसे का एक सिक्का तो 1/4 रुपया हो गया, तो ये x/4 रुपया हो गया। अब देखिए 220 - 4x, ये ठीक है, बटे 2, ये रुपये का मूल्य चूँकि 50 पैसा है, और उसके बाद 3x, ये 3 रुपया हो गया, ये हो गया x/4 रुपया, ये हो गया 220 - 4x बटे 2 रुपया, और 3x का मतलब ये 1 रुपया वाला सिक्का है तो इसका मूल्य इतना ही हो जाएगा। और इस तीनों को यदि आप जोड़ते हैं यह मूल्य मिलकर कितना हो जाएगा 160 रुपया। वो ऊपर में लिख देता हूँ चूँकि बगल में जगह नहीं है, 160 रुपया। अब इसको यदि आप हल कर लेते हैं तो फिर आपका कितना हो जाएगा, टोटल x का वैल्यू निकल जाएगा, और x का वैल्यू निकल जाएगा तो फिर यहाँ पर आप x का वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा। मैं इसको हल करके दिखा देता हूँ लेकिन मुझे मिटाना पड़ेगा, आप ध्यान रखेंगे, मुझे ध्यान में है। अब देखिए यहाँ पर x/4 था तो आप एलसीएम लेंगे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बटे में 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ x/4 था तो यहाँ तो सिर्फ x बच गया। अब 220 - 4x था बटे में 2, तो 2 बार उसको पढ़ेंगे तो 220 गुना 2 कितना हो गया 440, और 4x में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x, और इधर था आपका 3x, बटे में कुछ नहीं था
तो 4 से उसको गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 12x और बराबर में कितना हो गया 160। अब आप क्या करेंगे कि इस 4 बराबर को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो 160 से गुना हो जाएगा, 16 चौकी 64, ये कितना हो जाएगा उधर 640। और इधर देखिए 12x और 1x 13x, 13x में 8x घटेगा तो कितना x हो जाएगा 5x, ठीक है। और ये वाला 440 बराबर के उस तरफ जाएगा तो 640 माइनस कितना हो जाएगा 440, इसको 440 बना देता हूँ। तो 640 में 440 यदि घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5x बराबर 200, कितना हो जाएगा 5x बराबर 200 हो जाएगा। तो इतना के बदले क्या हो जाएगा यहाँ पर 200। अब 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40, यानी x बराबर कितना हुआ 40। अब इसी को रखना था किसमें, मैंने कहा था कि 220 माइनस 4x, x का वैल्यू कितना आया 40, 4 चौके 16। तो 160 में 220 में जब 160 घटाएंगे तो आपके पास उत्तर कितना हो जाएगा 60। 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या सीधे 60, तो ये हो जाएगा आपका 60। आइए उसके बाद चलते हैं 37 नंबर। उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे 21, 28, 30 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचता हो। ये दो प्रश्न 36 और 37 जो है ये थोड़ा ज़्यादा टफ है, तो एक आध प्रश्न ऐसे पूछ दिए जाते हैं, भले ही आपको अंक से रिलेटेड या फिर सिक्के वाला प्रश्न नहीं हो, लेकिन किसी किसी चैप्टर का ऐसा प्रश्न होता है एग्जाम में 1-2 की संख्या में जो कभी कभार टफ रख दिए जाते हैं। कुछ प्रश्न आपको इसलिए मैं टफ बीच बीच में रख दे रहा हूँ, यह प्रश्न भी थोड़ा कठिन है, बहुत आसान नहीं है। तो 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बचना चाहिए शेष, और क्या है लेकिन 17 से विभाज्य भी, यानी 17 से पूरा पूरा भाग भी लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, ऐसी स्थिति में आपके पास है कि सबों का सबसे पहला काम की एलसीएम ले लेंगे। सबों का मतलब किसका किसका, तो 21, 28, 30 और 35 सबका एलसीएम ले लेंगे। सबका एलसीएम करने पर आपके पास कितना प्राप्त होता है 420, ठीक है। और ये क्या है कि ये 17 से पूरा पूरा विभाजित भी होना चाहिए, तो 17 से पूरा पूरा भाग लग नहीं रहा है, और 10 शेष भी रहना चाहिए, तो 10 यदि जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 430, और 430 17 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं है। तब इस स्थिति में क्या करेंगे कि हम इसमें x से गुना कर देते हैं, ठीक है, और प्लस 10 कर देते हैं, और इतना करने के बाद जो है ये 17 का मल्टीपल हो जाना चाहिए। तो यदि इसमें 2 से गुना करेंगे ना तो ये बन जाएगा 840 और प्लस 10, तो 850 हो जाएगा। 17 25 85, यह 17 का मल्टीपल भी हो गया, 17 पूरा पूरा भाग भी लग रहा है, और चूंकि यह इस चारों का गुण एलसीएम है और एलसीएम में 2 से गुना किए हैं, ये पूरा पूरा भाग भी लगाएगा। तो हो गया कितना 850, 840 प्लस 10 850। कहा कि उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग, वो सबसे छोटी संख्या क्या प्राप्त किया आप लोगों ने 850। अब इसके अंकों का योग आपसे पूछा जा रहा था, 8 + 5 + 0 बराबर कितना आ रहा है 13। ये था, तो थोड़ा कठिन है प्रश्न, बहुत आसान नहीं है। आइए अब चलते हैं हम लोग हिस्ट्री के प्रश्न पर। और हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न मैंने यहाँ पर संकलित किए हैं, कलेक्ट किए हैं, इकट्ठा किए हैं, थोड़े स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं। बहुत आसान प्रश्न मैं बिल्कुल नहीं रखता हूँ। जिनको मालूम होता है उनको प्रश्न आसान ही लगता है, जिनको मालूम नहीं होता है उनको भारी लगता है। आसान और भारी इन्हीं बातों पर निर्भर करता है, लेकिन फिर भी यह आप लोगों को जिनको आता है उनके लिए भी और जिनको नहीं आता हो उनके लिए भी मालूम हो कि यह कॉमन प्रश्न तो नहीं है, यह स्पेशल प्रश्न है, ठीक है। आप लोगों को मेरा वीडियो उम्मीद है कि पसंद आता होगा, और जिन लोगों के द्वारा भी वीडियो अच्छा लग रहा हो कुछ ना कुछ कमेंट में लिख दिया करें। अच्छा लगता है पढ़ के जब आप लोग कुछ लिखते हैं तो, और उंगलियों को थोड़ा कष्ट दिया कीजिए। वीडियो को लाइक करने आप लोग कंजूसी करते हैं, ये कंजूसी दिखाइए नहीं, दरिया दिली दिखाइए, क्या घट जाता है, कुछ भी नहीं जाएगा, और भलाई का बदला भला ही मिलेगा। तो आइए चलते हैं प्रश्न पर। चैनल को जो लोग भी नए लोग जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी काम आएगा। बहुत सारा वीडियो बिल्कुल भी नहीं डालता हूँ, कम ही वीडियो डालने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि जब कभी भी मेहनत से कोई काम करिएगा ना, चाहे घरेलू काम हो या अन्य किसी प्रकार का काम हो, उसमें समय लगता ही है। 38 नंबर प्रश्न, किसान नेता मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी या की थी, ठीक है।
एक ही आंदोलन की शुरुआत जो है कि कहाँ से किया था। तो मोतीलाल तेजावत, यहाँ से एक प्रश्न भी आपको कि एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मोतीलाल तेजावत। और ये आंदोलन की शुरुआत कहाँ से किया था, तो मातृकुंडिया एक जगह पड़ता है, इसी मातृकुंडिया से शुरुआत किया था। ये है कहाँ पर मातृकुंडिया, ये महाराष्ट्र, वर्तमान में महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पड़ता है। चित्तौड़ जिला एक समय हुआ करता था, जो भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ आदि जो है कि ये मेवाड़ में शामिल था। तो मेवाड़ वर्तमान महाराष्ट्र क्षेत्र में ही पड़ता है। तो मोतीलाल तेजावत जो है सर्वप्रथम चित्तौड़ जिला के मातृकुंडिया नामक स्थान पर जो है कि एक ही आंदोलन की शुरुआत करते हैं। 1920-21 का समय होता है। तो 3 प्रश्न आपको याद रखना है। मोतीलाल तेजावत ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, एक ही आंदोलन का, और इसकी शुरुआत कहाँ पर किया था, तो चित्तौड़ जिला के मातृकुंडिया नामक जगह से, और किस ईस्वी में किया था, तो 1920-21 में। इतने प्रश्न कम से कम आप ध्यान रखेंगे। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 39 पर। स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक किसने प्रकाशित की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है स्त्री पुरुष तुलना। एक महिला लेखिका थी, प्रसिद्ध लेखिका थी, उन्हीं के द्वारा यह लिखा गया। ताराबाई शिंदे, पंडित रामाबाई बेगम, रुकैया सखावत हुसैन। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो ताराबाई शिंदे के द्वारा जो है स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखी गई है। वो स्त्री की तुलना एक पुरुष से करते हैं, उस समय तुलना करते हैं जब स्त्री की स्थिति बहुत दयनीय हुआ करते थे। उस दशा में ताराबाई शिंदे ने, महाराष्ट्र की एक अग्रणी नारीवादी लेखिका थी, नारी के आवाज़ को उठाती थी वो। तो 1882 में स्त्री की तुलना जो है पुरुष से करते हुए उन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नामक एक पुस्तक की रचना की और उसको प्रकाशित किया था। तो याद रखिएगा, ताराबाई शिंदे, ये कहाँ से संबंध रखते थे, महाराष्ट्र से। इन्होंने किस पुस्तक की रचना की, स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री के लिए, नारियों के लिए आवाज़ उठाने का काम करते थे। 40 नंबर, फिरोज शाह तुगलक या फिरोज तुगलक, इसको FSTV शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे अधिक नहरों का निर्माण हुआ था। फिरोज शाह तुगलक के समय में। आप लोगों को मैं ट्रिकी जीएस एक बुक के बारे में बताता रहता हूँ। यदि ट्रिकी जीएस आप लोग पढ़े होते तो आप लोग जानते कि नवरोज मनाए सिजदा पाबोस बलबन ने। नवरोज त्यौहार मनाने की शुरुआत किसने की, बलबन ने। नवरोज मनाए सिजदा पाबोस बलबन ने। आप लोग भी इसको कई बार पढ़ लेंगे। नवरोज मनाए सिजदा पाबोस बलबन ने। सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने किया था। नवरोज उत्सव मनाने की शुरुआत बलबन ने किया था। तो यहाँ से 2 का 2 मिलान हो गया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है, इनके समय में एक दीवाने रियासत जो है की शुरुआत होता है। और दीवाने रियासत था क्या, तो दीवाने रियासत एक व्यापार पर नियंत्रण करने का कह सकते हैं कि विभाग था। दीवाने रियासत व्यापार और व्यापारियों पर नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी बाजार नियंत्रण प्रणाली को ही अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। ठीक है, यह प्रश्न कभी यदि पूछा जाए कि बाजार नियंत्रण प्रणाली को किसने लागू किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही इसको लागू किया था। और इसके लिए एक विभाग की स्थापना किया था, जिसका विभाग का नाम क्या था, दीवाने रियासत। यह भी प्रश्न कभी पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए किस विभाग की स्थापना किया था, किस विभाग का गठन किया था, तो उत्तर हो जाएगा दीवाने रियासत। उसके बाद जहांगीर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जहांगीर के शासनकाल में सर थॉमस रो भी भारत आया था और हॉकिंस भी जो है भारत आया था जहांगीर के शासनकाल में ही। 1615 ईस्वी में अंग्रेज का राजनयिक सर थॉमस रो जो है जहांगीर के शासनकाल में ही भारत आया था। आइए चलते हैं, तो सुमेलित कीजिए कहा है, तो सुमेलित कीजिए में इसका क्या उत्तर हो जाएगा, तो 1 के लिए हो गया आपका, 1 के लिए 3, 2 के लिए 2 और 3 के लिए 1, इस प्रकार से जो भी होगा। 1 के लिए 3, 1 के लिए 3, 2 के लिए 2 और 3 के लिए 1 और 4 के लिए 4। हाँ, ये बी विकल्प जो है आपका बिल्कुल सही जा रहा है। उसके बाद आइए चलते हैं 41 पर। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोह को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। आप लोगों को बता दूं कि इस प्रकार के प्रश्न 1 आध 2 जो भी रहे, तो उसमें कुछ विद्रोह आपको लगेगा वहाँ के एग्जाम के प्रश्न में भी कि मैं जानता हूँ, और कुछ विद्रोह निश्चित ही ऐसा दे दिया जाता है जो लगता है कि कठिन है, इसको तो मैंने नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है, कम पढ़ा है तो ध्यान में नहीं है, इस टाइप का लगेगा। इसलिए मैंने भी प्रश्न को सेट कुछ इसी प्रकार से किया है। जैसे कि कोल विद्रोह जानते होंगे, संथाल विद्रोह जानते होंगे, कच्छ भी जानते होंगे।
अब बंगाल का सिपाही विद्रोह पढ़े भी होंगे तो हो सकता है कि ध्यान में नहीं हो। बेल्लोर का सिपाही विद्रोह ये पढ़े होंगे, हो सकता है ध्यान में नहीं हो। तो जानबूझ के मैंने रखा है कुछ विद्रोह। तो 1857 से पहले जितने भी विद्रोह हुए थे ना, उसको आप पढ़ लीजिएगा। 3 बातें उसमें पढ़ना है आपको। एक तो विद्रोह हुआ था, क्या नाम है उसका, उसके बाद यह विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने हुआ था और कब हुआ था। 3-4 बातें विद्रोह से रिलेटेड आप याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए एक एक करके हम लोग विद्रोह को समझते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि बंगाल में सिपाही विद्रोह 1764 ईस्वी में हुआ था। जब बक्सर का युद्ध हुआ था उसी टाइम बंगाल में सिपाही विद्रोह भी हुआ था। तो बंगाल में सिपाही विद्रोह सबसे पहले 1764 में होता है। कब होता है? 1764 में, ठीक है। उसके बाद दूसरा विद्रोह होता है कच्छ विद्रोह। कच्छ विद्रोह 1819 ईस्वी में होता है। राव भारमल को गद्दी से, एक राव भारमल वहाँ के स्थानीय राजा हुआ करते थे, उनको गद्दी से हटाए जाने के विरोध में आम लोगों ने, वहाँ की जनताओं ने विरोध किया और इस विरोध को ही कच्छ विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया था 1819 ईस्वी में कच्छ विद्रोह। उसके बाद था आपका कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1829 ईस्वी में। बुद्धो भगत इसका नेतृत्व करता थे, आप लोग को मालूम होगा। 1829-30 ईस्वी में यह विद्रोह हुआ था, कोल विद्रोह, बुद्धो भगत के नेतृत्व में। और ये कहाँ पर हुआ था? छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में, झारखंड में पड़ता है। तो ये हुआ था 1829 ईस्वी में। और संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू चांद भैरव को आप लोग कैसे भुला सकते हैं, 1855 ईस्वी में यह विद्रोह होता है। उसके बाद एक विद्रोह बेल्लोर विद्रोह छूट जाता है, ये होता है 1806 ईस्वी में। बेल्लोर विद्रोह कब हुआ था? 1806 ईस्वी में। बेल्लोर विद्रोह यह भी एक सिपाही विद्रोह था। आप लोगों को बता दूं कि 1806 ईस्वी में जो बेल्लोर वर्तमान मद्रास, वर्तमान तमिलनाडु क्षेत्र में पड़ता है, उस समय यह क्षेत्र मद्रास कहलाता था। तो बेल्लोर विद्रोह जो है यह सिपाहियों द्वारा पहला हिंसक आंदोलन था। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बता रहा हूँ। बेल्लोर का जो सिपाही विद्रोह था यह सिपाहियों द्वारा किया गया पहला हिंसक विद्रोह था। बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 में जो हुआ था यह हिंसक नहीं था, और बेल्लोर का जो सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था यह पहला सिपाही के द्वारा किया गया यह पहला हिंसक विद्रोह था। ठीक है, 1, 2, 4, 3 और 5 ये जो है आपका सही उत्तर हो जाता है, विकल्प ए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 42 पर। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाला पहले आदिवासी जो नेता थे वो कौन थे? जोड़ानंग या जोदानांग ये कहा जाता है इनको, ठीक है। तो जदोनांग भी कहीं पर लिखा हुआ मिल सकता है, जोड़ानांग भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो जदोनांग हम लोग ज़्यादा देखे हैं, यहाँ पर जोड़ानांग लिखा हुआ है। तो जदोनांग एक व्यक्ति थे, तो वो जो है कि महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित थे। जदोनांग ने ईसाई मिशनरी के खिलाफ जो है एक आंदोलन शुरू किया था, और वो आंदोलन हेराका आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कौन सा आंदोलन? हेराका। जदोनांग के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था वो आंदोलन कौन सा आंदोलन कहलाता है? हेराका आंदोलन। हेराका आंदोलन के विरुद्ध में अंग्रेजों ने इसको पकड़ करके फांसी दे दिया था, और जदोनांग के बाद जो है रानी गाइदिन्ल्यू ने इसका नेतृत्व कर दिए थे। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जो है 1884 में पुणे महाराष्ट्र में करता है। कौन करते हैं? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर विकल्प सी आपका सही जवाब हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब होता है? 1884 में होता है। और कहाँ पर होता है? पुणे महाराष्ट्र में होता है। और कौन करते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये जो है कि स्थापना किया जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना 1930 में करते हैं। किस लिए करते हैं? तो दलित वर्गों की स्थिति को सुधारने के लिए जो है वह 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। 1935 में भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि 1935 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। ये भी याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने किया? भीमराव अंबेडकर ने। और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना कब किया भीमराव अंबेडकर ने? तो 1935 में।
आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 45 पर। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है यह 17 मई 1934 को हुआ था। ठीक है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 17 मई 1934 को। आप लोगों को यहाँ जान लेना जरूरी है कि जयप्रकाश नारायण ने 17 मई 1934 को एक बैठक बुलाई जिसमें बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन किया, और इसी जयप्रकाश नारायण पार्टी के महासचिव बने। यही जयप्रकाश नारायण क्या हुआ? पार्टी के महासचिव बने, और आचार्य नरेंद्र देव को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। यह भी प्रश्न आप लोगों को याद रखना है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया। किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने, जेपीएन ने, जयप्रकाश नारायण ने, और खुद पार्टी के महासचिव बने। और अध्यक्ष किसको बनाया? आचार्य नरेंद्र देव को। आचार्य नरेंद्र देव का भी नाम याद रखना है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 17 मई जो है 1934 को हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। बकास्त कृषक संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? तो बकास्त कृषक संघर्ष का नेतृत्व जो है वो बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। आप लोगों को बता दो कि बिहार में बकास्त कृषक संघर्ष का नेतृत्व 1937 से 1939 तक चला, और इसका जो सूत्रधार कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इस आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य जमींदारों द्वारा बकास्त भूमि से बकास्तकारों को जो है जबरन विस्थापित करने का विरोध करना था। आप लोगों को लगता होगा कि बकास्त भूमि होता क्या था? तो बकास्त भूमि एक ऐसी भूमि होती थी जो जमींदारों का रिजर्व संपत्ति होता था, उस पर अनाज वगैरह नहीं उपजाते थे, परती खाली रहता था, मेला लगाने के लिए या हटिया लगाने के लिए, कोई काम के लिए वो खाली रखते थे। तो गरीब क्या करते थे? खाली बहुत दिन से परती रहता था तो बना रहने बसने लगते थे, धीरे धीरे रहते वहाँ घर बना लेते थे, भूमिहीन किसान वगैरह सब जा करके। तो जमींदार उसको क्या करते थे? जबरन घर गिरा देते थे और उसको घर से निकाल देते थे। तो इसी बात का विरोध स्वामी सहजानंद सरस्वती करते थे। ठीक है, तो इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? जमींदारों द्वारा बकास्त भूमि से काश्तकारों को जबरन विस्थापित करने का विरोध करते थे। तो बकास्त कृषक संघर्ष का नेतृत्व बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। उसके बाद सर स्टेफर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे? आप लोगों को याद होना चाहिए कि क्रिप्स मिशन भारत जो है वह 1942 में आया था। तो ये आप लोगों को मालूम होगा कि मार्च 1942 में आया था। तो मार्च 1942 याद हो गया, तब तो 23 मार्च यहाँ पर उत्तर ले ही सकते हैं आप लोग। तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन भारत आया था उसका अध्यक्ष कौन था? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे इंग्लैंड के कैबिनेट के सदस्य थे, और कैबिनेट के सदस्य होने के नाते वहाँ के प्रधानमंत्री जो थे वहाँ उनका संदेश लेकर के भारत आए थे। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो अंग्रेज चाहता था कि भारत में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग है, दोनों मिलकर द्वितीय विश्व युद्ध में हमें पूर्ण समर्थन प्रदान करें और भारतीय सैनिक हमारे साथ लड़े। लेकिन भारतीय लोगों को उनका यह प्रस्ताव मंजूर नहीं था, क्योंकि अब तक जो भी प्रस्ताव अंग्रेज लेकर के आते थे वह लाते थे, हम लोग समर्थन कर देते थे, भारतीय लोग उसका समर्थन कर देते थे, लेकिन वह बुद्धू बना देते थे, बात बाद में मानते नहीं थे। तो हमारे भारत के जो उस समय संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग था, दोनों ने इसको अस्वीकार कर देता है क्रिप्स मिशन को। तो 23 मार्च 1942 को जो है ये क्रिप्स मिशन भारत आया था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता वाली। आइए चलते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 पर। गाजर के नारंगी रंग के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी होता है? तो याद रहना चाहिए, गाजर के नारंगी रंग के लिए बीटा कैरोटीन जो है यह उत्तरदायी होता है, गाजर के नारंगी रंग के लिए। टमाटर का लाल रंग जो होता है यह लाइकोपीन के कारण होता है, और पर्णहरित या क्लोरोफिल जो होता है पत्तियों के हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, और आप लोगों को यह भी मालूम होना चाहिए कि गाजर जो है वह विटामिन ए और विटामिन B6 का बहुत ही अच्छा स्रोत है। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। चट्टानों में पाए जाने वाले 2 आम खनिज कौन से हैं? ये ज्योग्राफी का प्रश्न यहाँ से आ जाता है। तो चट्टानों में, पत्थरों में, चट्टानों में पाए जाने वाले जो 2 आम खनिज है, याद रखना है आप लोगों को, यह है फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज। ये 2 खनिज जो है पत्थरों में, चट्टानों में पाए जाने वाले 2 आम खनिज हैं, फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज।
आइए चलते हैं नेक्स्ट। अरुण, वरुण व तमुर नदियाँ किस जल प्रवाह व्यवस्था का निर्माण करती है? यानी कि पूछने का मतलब ये है कि किस किस सहायक नदी है। देखिए यही प्रश्न होता है, जैसे सहायक नदी कहे तो कभी कभी समझ में आ जाता है, लेकिन प्रवाह व्यवस्था का निर्माण करती है, इसी को बोलते हैं प्रश्न को घुमा कर रखना। तो प्रवाह व्यवस्था का निर्माण करती है अरुण, वरुण व तमुर नदियाँ किस जल प्रवाह व्यवस्था का निर्माण करती है? तो ये कोसी नदी का जो है कि निर्माण करती है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कोसी नदी का उद्गम स्थान नेपाल में, और नेपाल में भी कहाँ, गोसाई थान के आसपास है। और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं, ये आप लोग अच्छे तरह से जानते होंगे। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में देहांग के नाम से जानते हैं। ये याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में देहांग के नाम से जानते हैं, और असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक नदी द्वीप है जिसको माजुली कहा जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने द्वीप का नाम क्या है? माजुली द्वीप है। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। तो कभी प्रश्न पूछ दे कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है, तो माजुली नाम उत्तर हो जाएगा। और यह पूछ दे कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस नदी द्वारा निर्मित है, तो उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। अब यहाँ पर आते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को बंगाल में क्या कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बंगाल में जमुना नदी कहते हैं, जबकि गंगा नदी को बंगाल में पद्मा नदी कहते हैं। तो ये दोनों याद रखिएगा, बंगाल में गंगा नदी को पद्मा नदी और ब्रह्मपुत्र को जमुना नदी कहते हैं। जब जमुना नदी में बराक नदी की पानी मिल जाती है तब इसका नाम मेघना नदी हो जाती है। कहने का मतलब पद्मा, जमुना और बराक नदी तीनों की जलधाराएं जब मिल जाती है तब इसका नाम मेघना हो जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 पर। 51 का क्या कहना है कि काचिन पहाड़ियाँ, याद रखिएगा, काचिन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा निर्माण करती है? तो यह काचिन पहाड़ियाँ भूटान, चीन, नेपाल। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इन देश में से किसी के साथ भी काचिन पहाड़ियाँ जो है भारत सीमा निर्माण नहीं करती है। तो किसके साथ सीमा निर्माण करती है काचिन पहाड़ियाँ? तो ये म्यांमार के साथ काचिन पहाड़ियाँ जो है भारत के साथ सीमा निर्माण करती है। भारत और म्यांमार के बीच में काचिन पहाड़ियाँ हैं, और ये काचिन पहाड़ियाँ जो है दोनों देशों के बीच सीमा का काम करती है। ठीक है, तो काचिन पहाड़ियाँ इन दो देशों के बीच है, तो भारत और म्यांमार के बीच में है। 52 निम्नलिखित में से किस स्टील प्लांट को भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट कहा जाता है? तो बोकारो स्टील प्लांट को भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट कहा जाता है। किस स्टील प्लांट को? तो बोकारो स्टील प्लांट को भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट कहा जाता है। आप लोगों को मालूम हो कि बोकारो स्टील प्लांट भारत में जो है कि वर्तमान झारखंड के बोकारो में है, और यह रूस के सहयोग से लगाया गया है। बोकारो स्टील प्लांट किसके सहयोग से लगाया गया है? रूस के सहयोग से लगाया गया। और इसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ है? तो 1964-65 में इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पर। 53 का आता है निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रामाणिक समय और स्थानिक समय, प्रामाणिक समय भी और स्थानिक समय भी लगभग एक समान है? तो ये उत्तर प्रदेश का एक जगह है, वो है मिर्ज़ापुर। ठीक है, पहले ये जगह नैनी था और उसका थोड़ा सा स्थान बदल करके अब कहाँ पर हो गया है? मिर्ज़ापुर हो गया है। ठीक है, तो कहीं कहीं नैनी अभी भी आ जाता है, इसलिए इस बात को मैं बता रहा हूँ कि भारत का जो मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से निर्धारित होता है, जो ग्रीनविच मीन टाइम से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है, और वहाँ से 5.5 घंटा समय आगे है। ठीक है, दोनों बात याद रखिएगा कि भारत का जो समय रेखा है वह ग्रीनविच मीन टाइम से मानक समय रेखा से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है, और समय का कितना अंतर है? 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, यह जो भारत का समय रेखा है यह भारत उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में है, और ऊपर से नीचे मैं ठीक से भारत तो नहीं बना पाऊंगा यहाँ पर, लेकिन जैसा भी बना पा रहा हूँ आप समझिएगा कि यही ठीक ठाक है। तो उत्तर प्रदेश का ये जगह हो गया, तो ये ऊपर से नीचे इस प्रकार से भारत का मानक समय रेखा है, और यह भारत का मानक समय रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये 5 राज्यों के नाम याद रखना आप लोगों को बहुत ही जरूरी हो जाता है।
पहला चूँकि इलाहाबाद है तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर के भारत का मानक समय रेखा गुजरती है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 54 पर। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पारिस्थितिकीय गर्म क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है? पारिस्थितिकीय गर्म क्षेत्र, याद रखिएगा, साधारण गर्म क्षेत्र की बात नहीं हो रही है, पारिस्थितिकीय गर्म क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। तो वह भारत का कौन क्षेत्र है? तो सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट। भारत का पश्चिमी घाट वह क्षेत्र है जिसको पारिस्थितिकीय गर्म क्षेत्र के रूप में मान्यता प्रदान की हुई है। पश्चिमी घाट पर्वत में जैविक विविधता और स्थानिकता का असाधारण उच्च स्तर है और इसे जैविक विविधता के दुनिया के 8 सबसे गर्म हॉट स्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त है। यानी दुनिया भर का 8 हॉट स्पॉट गर्म स्थल में से एक हॉट स्पॉट गर्म स्थल जो है पश्चिमी घाट को भी मिला हुआ है। तो याद रखिएगा कि भारत का जो पश्चिमी घाट है यह पारिस्थितिकीय गर्म क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदी के निक्षेप से संबंधित नहीं है? मैं आप लोगों को बता दूं कि निक्षेप, एक होता है निक्षेप और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका अपर्दन। अपर्दन का मतलब क्या होता है और निक्षेप का मतलब क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। अपर्दन का मतलब होता है भूमि का कटाव या भूमि रूप से तलछट को हटाता है, यानी भूमि का धीरे धीरे परत दर परत को काटते छांटते तलछट करते करते हटाते, कटाव है। और निक्षेपण क्या है? मिट्टी जो कहीं पर कटा ये कहीं ना कहीं जमेगा, तो मिट्टी के तलछट को जोड़ना, एक एक परत दर परत क्या हुआ, जोड़ते चला गया, और मिट्टी को जोड़ने को निक्षेपण कहते हैं। यहाँ पर निक्षेपण पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। अपर्दन द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति है, अपर्दन का मतलब होता है कटाव से, तो कट कर जो बनेगी तो वो कुछ स्थलाकृति में बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। भी आकार की घाटी अपर्दन द्वारा, गॉर्ज, याद रखिएगा गॉर्ज बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपर्दन द्वारा निर्मित भी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन, जलप्रपात, नदी वेदिका, नदी विसर्प, ये सब जो है कि अपर्दन द्वारा निर्मित होती है। जबकि निक्षेप द्वारा यानी कि परत दर परत जमाव के द्वारा, निक्षेप मतलब होता है जमना, परत दर परत मिट्टी को जमने को निक्षेपण कहते हैं। तो निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृति क्या क्या बनेगा? जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, तटबंध, गोखुर झील, डेल्टा इत्यादि। यहाँ पर देखिए जलोढ़ पंख है, तटबंध है, शंकु है, ये सब क्या है? निक्षेप द्वारा बनी है। तो बोल रहा है कि निक्षेप से संबंधित नहीं है, तो सभी निक्षेप से संबंधित ही हैं, इसलिए उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। शीतकाल में उत्तर भारत में बारिश का मुख्य कारण क्या है? शीतकाल में जो उत्तर भारत में बारिश होती है इसका कारण क्या है? तो शीतकाल में जो उत्तर भारत में बारिश होती है इसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ जो है भूमध्य सागर में जो है उत्पन्न होती है, और इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही भारत में और पाकिस्तान के कुछ हिस्से में वर्षा जो है कि होता है। लौटती मानसून के कारण जो वर्षा होता है वह जाड़े के दिन में तमिलनाडु वगैरह सब में वर्षा होती है। और व्यापारिक पवनों के बारे में जान लीजिए कि व्यापारिक पवन जो है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से भूमध्य रेखा तक बहती है। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। आइए चलते हैं 57 नंबर पर। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। कोशिका भित्ति तो आप लोगों को पहले से मालूम ही है कि सेलुलोज की बनी होती है। एक दो प्रश्न मैं यहाँ पर बता दूं, बहुत आसान प्रश्न है। यदि पूछे कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोशिका भित्ति। सबसे कॉमन उत्तर है ये, साधारण प्रश्न है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या होगा कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है। और यह कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, और अन्य पौधे की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 58 पर। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाला जो कार्बनिक पदार्थ है वह सर्वाधिक मात्रा में कौन होगा? तो सेल्यूलोज होगा। क्योंकि पौधे से ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता है पृथ्वी पर, ठीक है।
हो सकता है, लेकिन कार्बनिक पदार्थ की बात हो रही है ना, तो कार्बनिक पदार्थ का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है, प्राथमिक स्रोत जो होता है, वह पेड़ पौधे ही होते हैं। एक समय जब जैव शक्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, प्रस्तुत किया गया था, तो ऐसी अवधारणा थी कि किसी भी रूप में प्रयोगशाला में कार्बनिक पदार्थ को बनाया जाना संभव नहीं है। ये वर्जिलियस ने प्रस्तुत किया था और उसके शिष्य बोहलर ने पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया तैयार कर दिया प्रयोगशाला में, और उसके शिष्य ने ही जैव शक्ति के सिद्धांत को समाप्त कर दिया। तो कार्बनिक का अभी भी जो कार्बनिक पदार्थ का सबसे अच्छा या व्यापक स्रोत है वह पेड़ पौधे वनस्पति ही है, और वनस्पति है तो सेल्यूलोज, उसमें उसकी कोशिका में सेल्यूलोज पाया जाता है। ठीक है, आप लोगों को मालूम है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। सबसे ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज हो जाएगा। उसके बाद आइए चलते क्वेश्चन नंबर 59 पर। 59 नंबर प्रश्न का क्या कहना है? निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग फलों के परिरक्षण का मतलब होता है रख रखाव, फलों के परिरक्षण के लिए किया जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड आप लोग खूब जानते होंगे, हंसाने वाले गैस को नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, N2O बोलते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल को भी आप लोग जानते हैं, इसको अम्लराज भी बोलते हैं। कभी पूछेगा कि किस अम्ल को अम्लराज बोलते हैं, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लराज बोलते हैं। अब बच्चा के परिरक्षण के रूप में, खाद्य परिरक्षण के रूप में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। खाद्य परिरक्षण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह वायु के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होने वाला रोग है। दूसरा कथन है, टीबी रोग का टीका बेसिल कैलमेट गुएरिन है, यानी शॉर्ट फॉर्म उसका होता है BCG। और तीसरा कथन है, यह आम तौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से कथन जो है कि सही है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही हो जाता है, इसलिए विकल्प डी जो है उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पर। यह प्रश्न काफ़ी समझने वाला हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सम न्यूट्रॉनिक के उदाहरण है? तो आप लोगों को बता दें कि कोई यदि ये परमाणु है तो यहाँ पर परमाणु संख्या दिखाते हैं और यहाँ पर जो उसका एटॉमिक वेट दिखाते हैं, परमाणु भार को शो करते हैं। ठीक है, तो एक होता है समस्थानिक। समस्थानिक की परमाणु संख्या यदि बराबर हो जाएगा तो उसको समस्थानिक बोलते हैं। तो ए नंबर में देखिए सबकी परमाणु संख्या एक ही है, सबका परमाणु संख्या एक ही है। हाइड्रोजन और भार क्या है? एक है, भार 2 है, भार 3 है। तो सभी हाइड्रोजन है, तो सबका परमाणु संख्या यदि एक ही है, जब सबका परमाणु संख्या यदि एक ही है, इसको समस्थानिक बोलते हैं। यदि भार 1 होगा तो इसको हाइड्रोजन बोलते हैं, भार 2 वाले को ड्यूटेरियम बोलते हैं, भार 3 वाले को ट्रेटियम बोलते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर फिर से बी में भी दिख रहा होगा कि 6 है, तो कार्बन 6 भी ये क्या है? समस्थानिक है। और यदि कभी कभी क्या भार बराबर रहेगा, ठीक ना, कभी कभी क्या होगा भार बराबर रहेगा तो उसको समभारिक बोलेंगे। तो यहाँ पर 2 समस्थानिक ही रखा हुआ है। सम न्यूट्रॉनिक किसको बोलेंगे? जब एटॉमिक वेट यानी ऊपर में जो लिखा हुआ है और नीचे जो लिखा हुआ है इस दोनों का अंतर एक समान हो जाएगा तो उसको बोलेंगे सम न्यूट्रॉनिक। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी में हर्षी का नहीं होना चाहिए, कितनी हो सकती है? n कक्षा संख्या है, तो अधिकतम जो परमाणु किसी कक्षा में हो सकती है ये नील बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार कितना हो सकता है? 2n²। यानी कि जब कक्षा संख्या 1 है तो 2 गुना 1 का स्क्वायर, तो कितना? 2। जब कक्षा संख्या 2 हो जाएगा तो अधिकतम कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8। तीसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? तो 3 3 9 दूना 18। इसी प्रकार से जो है कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सजाते हैं 2n² के हिसाब से। ये नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इस प्रकार से सजाते हैं। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 63 पर। 2 kg द्रव्यमान के पिंड पर कितना बल लगाने से उसमें 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण जो है कि उत्पन्न हो जाएगा? तो आप लोगों को मालूम है F बराबर ma। कह रहा है कि द्रव्यमान कितना है? 2 kg और कितना त्वरण उत्पन्न करना है आपको? 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।
तो ये दोनों को गुना कर देंगे तो 10 न्यूटन का यदि आप बल लगाते हैं 2 केजी द्रव्यमान के पिंड पर 10 न्यूटन का यदि आप बल लगाएंगे तो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प ए यहाँ पर सही उत्तर हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। ध्वनि का वह गुण जिसके कारण कान को धीमी अथवा, यहाँ पर अथवा नहीं अथवा होगा, अथवा तेज सुनाई पड़ता है। कोई ध्वनि जो है कान में धीरे धीरे अथवा तेज सुनाई जो पड़ता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होता है तीव्रता, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटेंसिटी। यह किस पर निर्भर करता है? यह ध्वनि के आयाम पर निर्भर करता है। ये ध्वनि के एम्पलीट्यूड यानी आयाम पर निर्भर करता है कि कोई ध्वनि, जैसे डीजे का आवाज़ बड़ी जोर से होता है, ठीक है, तो कोई आवाज़ कितना जोर से होगा, जिसका आयाम जितना बड़ा होगा वह उतना जोर से सुनाई पड़ेगा, और जिसका आयाम जितना छोटा होगा वह उतना धीरे सुनाई पड़ेगा। ध्वनि के इस गुण को ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रबलता किसको बोलते हैं? प्रबलता बोलते हैं जैसे कि मच्छर की भिनभिनाहट एकदम बहुत पतली सुनाई पड़ेगी, महिला की आवाज़, और शेर की दहाड़ मोटा सुनाई पड़ेगा। तो ये जो है फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता। और एक होता है गुणता, जैसे कि एक ही गाने को 2 अलग अलग सिंगर एक ही स्केल में गाएंगे तो आप बिना देखे यह पहचान पाएंगे कि ये सोनू निगम की आवाज़ है और ये कुमार सानू की आवाज़ है। ठीक है, तो ध्वनि के इस प्रकार के गुण को गुणता कहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 65 पर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस खिलाड़ी को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि तंबाकू नियंत्रण के लिए किसने? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना है? पीवी सिंधु को चुना है। करंट अफेयर्स के काफ़ी प्रश्न आपको 5-7 की संख्या में रहता है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि करंट अफेयर्स आप लोगों को 5 से ज़्यादा में दिया करूँ। उसके बाद है, इनमें से कौन सा कैबिनेट मंत्री अब तक के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किंजरापू राम मोहन नायडू। अब तक के सबसे कम उम्र के केंद्रीय मंत्री कहिए या कैबिनेट मंत्री बने हैं। और किंजरापू मोहन नायडू कौन से मंत्री हैं? तो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। भारत सरकार के नए केंद्रीय मंत्रिमंडल में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की जिम्मेवारी किसे सौंपा गया है? याद रखिएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की जिम्मेवारी किसे सौंपा गया है? वीरेंद्र कुमार को सौंपा गया है। तो कुछ कुछ मंत्रालय जिसको बदल दिया गया है, नए लोगों को पदभार मिला है, उनको आपको याद करना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव हाल ही में पहले हुआ है, तो प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 68। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है? तो इसका सही जवाब हो जाता है चीन। चीन जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। उसके बाद 69 है, स्टैंड अप इंडिया योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि सही है? आपको इस पर विचार करना है। तो सबसे पहला कथन है, यह योजना प्रति, स्टैंड अप इंडिया योजना की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। स्टैंड अप इंडिया योजना जो है, यह योजना प्रति बैंक शाखा से SC/ST जनजाति के कम से कम एक उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 1 लाख से लेकर के 10 लाख रुपये तक बैंक ऋण की सुविधा जो है प्रदान करती है। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये 1 लाख से 10 लाख नहीं, बल्कि 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का ऋण प्रदान करता है। तो यहाँ पर लिखा गया है 1 लाख से 10 लाख, ये गलत है। यहाँ पर 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपया तक ऋण प्रदान करता है। अब जो स्टैंड अप इंडिया योजना है, इस योजना के तहत ऋण केवल ग्रीन फील्ड परियोजना के लिए उपलब्ध होता है। तो ये सही है। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। उसके बाद तीसरा कथन कहता है कि यह ऋण केवल विनिर्माण क्षेत्र में एक नया उद्यम स्थापित करने के लिए दिया जाता है। अब कहा कि केवल विनिर्माण के क्षेत्र में, तो यही गलत बात हो जाता है। केवल विनिर्माण में नहीं दिया जाता है, बल्कि विनिर्माण के साथ साथ ग्रीन फील्ड में भी, एग्रीकल्चर फील्ड में भी, व्यापार, सेवा, अन्य क्षेत्र में भी दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कथन 2 जो है ये सही हो जाता है। कथन 2 जो है, केवल 2 जो है कि सही हो जाता है। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या है? तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या है?
तो विकल्प से यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा स्वयं और समाज के लिए योग। 2023 का थीम क्या था यदि पूछ दे तो वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। 2022 के लिए थीम क्या था तो मानवता के लिए योग। तो जो भी प्रश्न पूछे क्रम से मैंने रखा है 2024, 2023, 2022। तो इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट प्रश्नों के लिए बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।